वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज एनीबडी हुज डन एनीथिंग इन लाइफ या उसके अगर कोई ख्वाब हैं तो आपने कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना जरूर किया है। थिंग्स डोंट गो एज पर योर प्लान। आपने ख्वाब देखा कि आप किसी खास यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, किसी खास मुल्क की आपको वीजा चाहिए, आप वहां घूमने फिरने या सेटल होना चाहते हैं, या फिर किसी खास शख्स की ख्वाहिश की और उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। कहीं पे भी अगर आपको आपके प्लान और आपके ख्याल और ख्वाब के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता, इट डज फील लाइक रिजेक्शन। और रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत अरसे तक इंसान या तो अपने आप को ब्लेम करता रहता है, अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता रहता है कि शायद अगर मुझ में और खूबियां होती, मेरे पास ज्यादा पैसा होता, मेरे पास XYZ खुसूसियात होती तो शायद मुझे इस तकलीफ से गुजरना ना पड़ता। वी मस्ट एडमिट दैट रिजेक्शन इज पेनफुल, लेकिन आप किस तरह इसको चैनलाइज कर सकते हैं, किस तरह अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, एंड हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम अपने पैनल के साथ इसी को अटेम्प्ट करेंगे आंसर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स भी लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी मेरे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं कोमल ख्वाजा, हु इज एन असिस्टेंट मैनेजर एट द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट द IBEX ग्लोबल एज एन HR प्रैक्टिशनर। दिस इज अप योर एली। थैंक यू सो मच कोमल फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है ताहिरा रुबाब। थैंक यू ताहिरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस बिकॉज a rejection feels like an onslaught, एक फिजिकल पेन की तरह आपको इम्पैक्ट करता है, एंड वन कैन गो इनटू ट्रॉमा एंड ग्रीव जितने ज्यादा आप इमोशनली इन्वेस्टेड थे। तो आपकी शमूलियत, आपका इसके बारे में राय देना बहुत अहम था। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस अनदर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड HR कंसल्टेंट जो कि मैक्स फॉस्टर ग्लोबल पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अकबर अवान। थैंक यू सो मच फैसल फॉर बीइंग हियर। आप सबके हमारे साथ मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि डू मेन एंड वुमेन, मर्द और खवातीन का रिएक्शन टू रिजेक्शन क्या मुख्तलिफ होता है? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी, एंड यस आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट जो आपने अभी दी, और साइंटिफिकली प्रूवन है और बायोलॉजिकली भी हम देखें तो यस, इमोशनल स्ट्रीम्स पर मेन और वुमेन थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन अगेन स्ट्रेस दोनों को आता है और ये कोई एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि कुछ विमेन ज्यादा मैनली ऑर्डर में स्ट्रेस को लेते हैं या रिजेक्शन को लेते हैं, और कुछ जो मेन है वो वुमेनली ऑर्डर में लेते हैं। सो इट डजंट डिसरप्ट द इक्वेशन कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ in the world, especially in the teenage sector and the adults. So, और stress कहाँ से आता है? Where does this stress come from? Primarily failure, rejection. आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे sustainability की। जी। तो sustainability जहाँ मुल्क के लिए जरूरत है, वहाँ मेरा ख्याल है इंसानों के लोग को भी sustainability मॉडल पे आना चाहिए। सही। We all have got an X amount of energy, और हमारे एक्सपेक्टेशन बिलीफ के साथ हम नौकरियां और शादियां और एडमिशंस लेते हैं, डेली इंटरेक्शंस करते हैं। अगर हम ये सोच लें कि हर आने वाली रिजेक्शन से हमारे अंदर एक होल हो जाता है, हमारा एक डैमेज हो जाता है, या हम ये पैटर्न अपना एक परमानेंट इसको शार बना लेते हैं, तो आई थिंक दिस इज कितना सेल्फ एनिमिटी है। ओके, सो आपको ये कहना का मकसद हुआ कि हर रिजेक्शन शुड नॉट बी टेकन एज अ जख्म, यानी अगर आपको लग रहा है कि रिजेक्शन की वजह से आपको एक घाव लग रहे हैं तो आप एक हीलिंग प्रोसेस में ही रहेंगे एंड इट विल बी अ वेरी पेनफुल जर्नी फॉर यू। बट हैविंग सेड दैट, तायरा आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी इस सवाल को। मुझे लगता है कि जैसे कई लोग बात करते हैं हमारे चाइल्डहुड की, द रोल इट प्लेज इन आवर ग्रूमिंग और हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, कुछ लोगों में द नीड टू प्लीज ज्यादा होती है, द नीड फॉर वैलिडेशन ज्यादा होती है, और उनके लिए रिजेक्शन ज्यादा हर्टफुल इसलिए होता है क्योंकि जब उनको रिजेक्ट किया जाता है, दे सॉर्ट ऑफ रिग्रेस बैक टू देयर इनर चाइल्ड, यानी वो रिजेक्शन जो शायद उन्होंने बचपन में फेस की थी वो दोबारा वहीं पे जाके घाव दोबारा लगता है। इसके बारे में कुछ हमें और मजीद बताइए। बेसिकली यू आर एब्सोल्युटली पॉइंटिंग इट आउट राइटली कि हम बचपन में हमारे जो अपने अनरिजॉल्व चीजें होती हैं, रिजेक्शंस होती हैं, इग्नोरेंसेस होती हैं, वो ये नहीं होता कि अगर रिजॉल्व हो रही तो देन इट्स फाइन, अदरवाइज ये हमारी पूरी लाइफ में हमारे साथ ही चल रही होती है और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को भी अपने उस चाइल्डहुड के ट्रॉमा और वो जैसे हमारे रिलेशनशिप्स और अटैचमेंट्स हमारी डेवलप हुई होती है अपने बचपन में, उसी के हिसाब से जो है वो आगे लेके चल रहे होते हैं।
सो ये जो है अगर अनरिजॉल्व रहे तो ये हमेशा ही और हर पॉइंट के ऊपर जो है वो आपको हर्ट करता रहता है, और छोटी छोटी रिजेक्शंस भी जो होती हैं उनको डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हम देखते हैं अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं ओवरली सेंसिटिव हूँ, मुझे चीजें बहुत ज्यादा बुरी तरह हिट करती हैं। वो ओवरली सेंसिटिव होना ये नहीं है कि आप जो है एक्चुअली इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि आपके ऊपर सारी चीजें जो है वो हावी हो गई हैं। बेसिकली दैट्स हाउ यू हैव ब्रॉट अप योरसेल्फ। आप इसी तरह से बड़े हुए हैं कि आपने छोटी छोटी पेन्स को बहुत बैडली रिएक्ट किया है और उनको जो है आपने हैंडल करने की बजाय यू आर लिविंग विद दैट। जब आप किसी पेन के साथ रहना शुरू कर देते हैं देन इट बिकम्स योर नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो हम उसको कहते हैं कि ओवरली सेंसिटिविटी हमारी हो गई है कि जब हमने उस पेन को रिजॉल्व नहीं किया, आइदर इट्स रिजेक्शन, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस है, हमारी जो भी प्रॉब्लम हमारे चाइल्डहुड की, अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो देन वी आर जैसे हम कहते हैं ना कि अगर फिजिकली या इमोशनली अनअवेलेबल केयर गिवर है आपके बचपन में, आपको वो तवज्जो, वो प्यार जिसको जो आप मुस्तहिक थे जिसके, अगर आपको नहीं मिलती तो वो एक खला छोड़ जाती है। एंड इवेंचुअली एवरी टाइम यू आर रिजेक्टेड या आपको किसी की अटेंशन, वैलिडेशन नहीं मिल रही तो यू गो बैक टू दैट टाइम। ये आपका एक बहुत पुराना एक घाव है या एक वूंड है जो दोबारा ट्रिगर हो जाता है। बट नोइंग दिस मुझे ये भी लगता है कोमल के हम इसके अंदर एक बड़ी अच्छी डिस्टिंक्शन करते हैं। उसमें हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक हिस्स दी है कि हम जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग अप एज एडल्ट्स, हमारे अंदर हम कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं चीजों को। तो कई लोगों को आप देखेंगे कि रिजेक्शन इन प्रोफेशनल लाइफ वो बहुत आसानी से झेल पाते हैं, पर्सनल लाइफ में नहीं झेल पाते। और कुछ इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं कि पर्सनल लाइफ में अगर उनको रिजेक्शन मिले भी इट डजंट मैटर, लेकिन उनकी प्रोफेशनल वैलिडेशन, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ उनके लिए बहुत जरूरी होती है। आपने इन प्रैक्टिस अपने इर्द गिर्द कैसा पाया है इस फिनोमेना को? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन सेइंग दैट some people are more prone and more comfortable accepting a rejection in personal life, but professionally as soon as they are given a slightest flavor of rejection they overblast their reaction as well, कि बहुत outscaled reaction मिलता है कि आपने तो हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या यहाँ पे जो है वो फेवरेटिज्म चल रहा है और मुझे जो है वो आपने सही तरह से सुना नहीं। सो ये सारी जो रीजनिंग आती है आई थिंक इट गोज बैक टू हाउ दे हैव परसीव्ड दैट काइंड ऑफ रिजेक्शन। वही जो आपने बात की कि अगर उनका जो कोई इस तरह का प्रायर वूंड है, कोई चाइल्डहुड वूंड है या इवन कोई प्रोफेशनल वूंड है जो पहले की जॉब्स में उन्होंने सफर किया था, वो उसी को रेप्लिकेट करके आगे आने वाली सारी सिचुएशंस को उन्हीं फिल्टर के साथ देखते हैं। बिल्कुल कोमल, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जब अपने असातिज़ा का जिक्र करते हैं तो दो हवाले देते हैं। नंबर वन, किसी ऐसे उस्ताद के बारे में, टीचर या मेंटोर के बारे में आपको बताएंगे जिसने बहुत इनकरेज किया, जिसने कहा हाँ तुम कर सकते हो, और जो सलाहियत हमें ये भी नहीं पता थी कि हमारे अंदर थी, वी वर्कड ऑन इट, वी पॉलिश्ड इट एंड वी मेड देयर स्टेटमेंट कम ट्रू। यानी एक ऑलमोस्ट आपके लिए वो प्रोफेसी थी जिसको आपने प्रूव राइट किया। ऑन दी अदर हैंड कई लोग अपने ऐसे एक्स बॉसेस का, मेंटोर्स का, उस्तादों का जिक्र भी करते हैं जिन्होंने आपको सरासर रिजेक्ट कर दिया था और कहा था तुम तो ये काम कभी कर ही नहीं सकते, तुम तो कभी मार्केटियर नहीं बन सकते, तुम तो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते। और वहां पे भी हम देखेंगे कि लोगों ने अपनी इस रिजेक्शन को चैनलाइज किया, बल्कि एक चैलेंज के तौर पे लिया और कहा कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा। ये कौन लोग होते हैं, ये कैसे कर पाते हैं, इस पे हम बात करते हैं। व्हाट आर द कॉमन रिएक्शंस टू रिजेक्शन? कुछ लोगों के लिए रिजेक्शन एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है और वो अपनी सलाहियतों पे मुकम्मल कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कई लोग इसको चैलेंज के रूप में देखते हैं कि भाई अच्छा, अगर तुमने कहा है कि मैं काम नहीं कर सकता, अब देखो मैं करके दिखाता हूं और मैं टॉप करूंगा। ये बच्चों के लिए भी हम देखते हैं जब वो बहुत अर्ली एज में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उनके लिए मुश्किल है उसमें वो एक्सेल करके आपको दिखाते हैं। कई दफा कोई ऐसी सलाहियत हो सकती है, वजन गिराना हो सकता है, वजन बढ़ाना हो सकता है, फुर्ती लाना, कोई लैंग्वेज सीखना। यानी जब इंसान अपने आप को चैलेंज करता है, खासतौर पे किसी रिजेक्शन के बाद, तो हम देखते हैं कि वो ज्यादा उसमें सलाहियत होती है। बट हु आर दीज पीपल? लेट्स फाइंड आउट। फैसल, आपके तजुर्बे में वो कौन लोग होते हैं जो एक रिजेक्शन को अपनी स्ट्रेंथ बना पाते हैं इस तरह? मेरे ख्याल में एक टर्म यूज की जाती है जिसे आपने उसको कंपार्टमेंटलाइजेशन का नाम दिया, उसको मैनेजमेंट की वोकैबुलरी में हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। The ability to cope with the situation, particularly the difficult situation. तो ये जो सिर्फ एफिकेसी है, जिसमें बिल्कुल ये बात सही है कि चाइल्डहुड से लोगों को ये सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है व्हेन यू बिकम एन एडल्ट, आपके पास की चॉइस होती है कि आप अपने बेटर एक्सपीरियंसेस की बेस पर यू कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग,
like victim card, या आप being reactive to everything that happens to you, या आप अपने शऊर, अपने तालीम, अपने इर्द गिर्द के माहौल से पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आप कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी जिन लोगों की हाई होती है वो लोग रिजेक्शन को रिलेटिवली बेटर हैंडल करते हैं। और राइट, आपने शुरू में कहा कि पेनफुल तो होती है रिजेक्शन, बट वो जैसे वो आबदा परवीन ने नासिर काज़मी का बड़ा मशहूर वो एक कलाम गाया ना कि पीजा आयाम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। तो पेन आपको बहुत कुछ सिखाती है। पेन इज यूज पेन टू प्रोग्रेस, नॉट टू गेट पैनिक। So I think this is what I believe. I think this is beautifully put together कि वाकई कि आपके लिए जो तनकीद है, जो लोगों के तल्ख रवैये हैं, उसमें भी सीख होती है। और अगर आप उसको अपनी पावर बना लें, या तो आप उसको चैलेंज के तौर पे लें, या फिर दूसरी तरफ ये कि यू मे क्रिएट हेल्दियर बाउंड्रीज। कोमल, ये भी तो हो सकता है कि हर दफा आप उसको चैलेंज ना बनाएं, आप एक्चुअली अगले की राय को एक राय ही समझें। मिसाल के तौर पे लड़कियों के बहुत सारे रिश्ते आते हैं, कई दफा वो खुद ख्वाब देख लेती हैं या उनके घर वाले समझते हैं कि एक पर्टिकुलर रिश्ता उनके लिए बहुत मौजू है, लेकिन वहां बात नहीं बनती। तो जब रिजेक्शन आती है, दिस वुमन और दिस गर्ल, शी स्टार्ट्स टू क्वेश्चन हर ओन वर्थ। उसको लगता है कि ये रिजेक्शन शायद इसलिए क्योंकि मेरे बाल एक सर्टन तरह के नहीं है, मेरी रंगत अच्छी नहीं है, या हम बहुत अमीर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसका रीजन हो सकता है। हम ऐसे मौके पे रादर देन यूजिंग इट एज अ चैलेंज और एज अ पेन पॉइंट, हम किस तरह एक बाउंड्री क्रिएट करें कि हमें अगले का ओपिनियन सिर्फ एक ओपिनियन लगे एंड इट स्लाइड्स off our back like the back of a duck. I think it has all got to do with how you've trained your mind. So like अगर आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि मेरी वर्थ या मेरी सेल्फ वर्थ जो है वो मेरे तक है और वो मेरे कंट्रोल में है, so anything that you say is not going to impact my self worth. I know who I am, I know what I bring to the table. आप उस चीज पे वैलिडेशन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट अगर आप उस पर कोई तनकीद कर रहे हैं या अगर आप उसमें कोई नुक्स निकाल रहे हैं तो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये आपका ओपिनियन है। तो आई ऑलवेज फील कि प्रोफेशनली या इवन इन योर पर्सनल लाइफ अगर कोई आपसे कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, टेक इट एज एन ओपिनियन ओनली एंड नॉट एज अ रियलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रियलिटी क्या है और सामने वाले बंदे का ओपिनियन क्या है, उसको आप रिस्पेक्टफुली सुन सकते हैं। इवन इन प्रोफेशनल लाइफ you get a lot of opinions from your bosses, from your colleagues. You should always be able to differentiate कि ये सामने वाले बंदे का ओपिनियन है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, और मुझे पता होना चाहिए कि मेरी रियलिटी क्या है। बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिसर्नमेंट, यानी आपके अंदर इतनी डिसर्नमेंट होनी चाहिए कि आप कहें कि अच्छा ये तनकीद बराए तनकीद है या इस शख्स का ओपिनियन है, ये उसका अपना ख्याल है, लेकिन क्या इसके अंदर मेरे लिए कोई सीख है, कोई बेहतरी की गुंजाइश है, सो पिक इट अप, बट लर्न टू सॉर्ट ऑफ नॉट टेक इट टू पर्सनली, यानी उसको अपने अंदर इतना भी ना ले आए कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठे। लेकिन दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर ऑफ पीपल प्लीजिंग। देखिए, ये आप हर एक के साथ भी नहीं करते। वो लोग जो आपके लिए बहुत अहम हैं, उनका रिजेक्शन या उनकी तल्ख बात हमें ज्यादा तकलीफ देती है। सो तायरा, आई वांट टू कम टू यू कि रिजेक्शन भी उनको ज्यादा हर्ट करता है, उन लोगों को जिनके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी बहुत होती है, जिनका दिल चाहता है कि हर शख्स उनसे मोहब्बत करे और उनके बारे में एक पॉजिटिव ख्याल रखे। इस पे आप क्या कहेंगी? बेसिकली सिद्रा बात कर रही थी रिजेक्शन, और उसके बाद जैसे फैसल ने भी बात की थी कि हमारे अपने कुछ जो हम अपने आप को सेल्फ-एफिकेसी की बात की है। इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो एक चीज होती है हमारी सेल्फ स्टीम और सेल्फ इमेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी नजर में अपने आप को किस तरह से देखते हैं। क्या हमें अपने आप को एक्सेप्टेबल समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें और लोग हमें वैलिडेशन जो है वो दें। अगर हमारी नजर में अपनी ही हमारी जो है वो रिस्पेक्ट या वो जो सेल्फ इमेज है वो बहुत पॉजिटिवली डेवलप नहीं हुआ तो फिर ऑफकोर्स हम लोगों को पुश करके, ये हमारा एक तरीका है कि हम लोगों को पुश करेंगे और फिर वो हमें वैलिडेशन देंगे, एंड देन वी विल सी ourselves as if we are acceptable for others as well and we are acceptable for our own self. So ये एक्चुअली जो पीछे जो हमारा बिल्डिंग ऑफ सेल्फ इमेज है और सेल्फ स्टीम है वो हमें पुल और पुश करती है what we are doing to please others. और कुछ जब हमारे अपने लोग जिनके साथ हमारे बहुत ही क्लोज एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम देखते हैं कि ये पीपल प्लीजिंग जो है बेसिकली ये तो आपका अपना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, बिकॉज आपने अपने दिमाग को कंसीव किया हुआ है कि आई एम नॉट एक्सेप्टेबल
as long as I'm not doing what others are expecting from me. जब आपके दिमाग लेकिन मुझे बताएं कि जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हों और लोग ऊट पटांग वजह दें आपको रिजेक्ट करने की, तब आप क्या करें? फैसल, ये सवाल अगर मैं आपसे करूं, और अगेन अगर वही मिसाल हम इस्तेमाल करें शादी और रिश्तों वाली, तो जी लड़की को इस बात पे रिजेक्ट किया जा रहा है कि इसके बाल घुंघरियाले हैं, इसका रंग इतना साफ नहीं है, या इसकी हाइट इतनी नहीं है. नाउ दीज आर थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड हर कंट्रोल, या इसकी एज फलानी है और हम तो वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ मैच. ऐसी बातों पे जब लोग रिजेक्शन फेस करते हैं, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम? हाउ शुड दे गेट ओवर इट? आई थिंक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है, जो ताहिरा ने भी बात की, सेल्फ एस्टीम. लेकिन सेल्फ एस्टीम आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, वो है सेल्फ अवेयरनेस. अगर हमें अपने बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जिन्हें हम वीकनेसेस भी कहते हैं वो क्या हैं, तो चाहे वो फिर ये पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, लड़का लड़की हो, स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, ओल्ड एज में हो, अगर हमें ये खुद नहीं मालूम, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी कौन सी चीजें हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन सी चीजें जो हमारे अंदर नहीं है. और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो अगर कोई लड़का या लड़की या कोई भी इंसान रिजेक्ट होता है तो उसको सबसे पहले प्रोसेस करना चाहिए कि क्या जिस वजह पर वो रिजेक्ट हुआ है वो उसके अंदर खामी मौजूद भी है या नहीं. और अगर खामी मौजूद नहीं है और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, फेवरेटिज्म है या पॉलिटिक्स है या कोई गेम प्ले हो रहा है या किसी भी वजह से वो रिजेक्ट हो रहा है, तो उसको खुद को, इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि ये चीज मेरे अंदर थी लेकिन ये उनको नहीं नजर आई. दैट्स ऑल राइट, लेट्स गेट ओवर इट और उसके बाद लेट्स मूव ऑन. अच्छा, मुझे बताएं एक जो जी आपकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए फैसल, कि एक जो रस्सा कशी होती है, कई लोग जो ना, जैसे हम अभी ईगो की बात कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ की बात कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टिंग रिजेक्शन भी एक अनफॉर्चुनेट फॉर्मूला है. हमारे यहाँ आप देखें, अगर जैसे खानदानों में जब शादियां होती हैं तो पहले अगर एक रिश्ता मना भी हो गया है, लोग बज़िद हो जाते हैं, वो रिजेक्शन को या अगले की जो राय है उसको कबूल भी तो नहीं कर रहे होते. हमारा ही माशरा है, जब एक लड़की अगर एक रिश्ते पे मना कर दे तो लोग जारियत पे उतर आते हैं, एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, उसके चेहरे पे तेजाब डाल देते हैं, उसके बारे में अफवाहें उड़ाने लगते हैं. ये भी तो आर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन ही है ना. फैसल, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं यही कहने जा रहा था कि ये भी एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि लोग रिजेक्शन को नेगेटिवली चैलेंज कर लेते हैं. हाँ. वो इसको अपनी जिद बना लेते हैं. और मेरा ख्याल है किसी ने भी आज तक, जब से एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ है, मैं डेटा के बेस पर बात कर रहा हूँ, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी तो अग्री करेंगे कि किसी ने भी आज तक कभी शर से खैर नहीं पाई. यानी यू कांट यूज टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट. तो ये अगर के चीज अगर आप नेगेटिव करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जिद से या जारियत से वो शादी हो भी जाती है, वो काम वो कर भी लेता है बाय हुक और क्रुक, क्या वो इसको जस्टिफाई कर पाएगा, क्या वो इसको सस्टेनेबल कर पाएगा, जो हम बात कर रहे थे. अच्छा, इट इज टेकिंग मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग अनदर जंक्चर, जो मुझे ब्रेक लेना पड़ा बट वेरी क्विकली. कोमल, इसका तो मतलब ये हुआ कि हमें हमारे जज्बात में शिद्दत पसंदी है. जितनी शिद्दत से हम किसी चीज को चाहते हैं, अगर हमें वहां से रिजेक्शन मिलती है तो वही मोहब्बत की शिद्दत नफरत की शिद्दत में बदल जाती है ना. उसी शख्स को फिर आप कहते हैं अब मैं इसको बर्बाद कर दूंगा या कर दूंगी. ये क्या होता है आपके ख्याल में? आई थिंक इट्स ऑल गॉट टू डू विद कि आपका ईगो इतना ज्यादा जो है वो इतना शैटर हो जाता है विद जस्ट वन रिजेक्शन, बिकॉज आप बिल्कुल अपने ईगो का ऐसे प्लेट पे लेके चल रहे हैं कि एक बंदे ने कोई बात कही और वो मेरे ईगो पे हर्ट कर गई, एंड बिकॉज अब वो मेरे ईगो पे हर्ट कर गई तो अब मेरा रिएक्शन बहुत ज्यादा ब्लोन आउट होगा, बिकॉज मुझे सामने वाले को प्रूव करना है कि मेरा पॉइंट राइट था और मैं कितना सही थी और तुमने कितना गलत किया मेरे साथ. तो एक तरह से बदले की वो जो एक जिद होती है और कोशिश होती है, ये बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर देती है. ना सिर्फ आपको, अच्छा आपको लग रहा होता है कि आप अगले से बदला ले रहे हैं, लेकिन ये आपकी शख्सियत, आपकी जिंदगी को भी तबाह कर रही होती है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और आपके लिए मजीद टिप्स होंगी कि किस तरह आप रिजेक्शन को पॉजिटिवली और ग्रेस के साथ प्रोसेस. हाउ टू हैंडल रिजेक्शन विद ग्रेस, यानी तकलीफ तो हो रही है, आपने कोई ख्वाब देखा था, चिकनाचूर हो गया. कई दफा जब हम ऐसे शख्स को काउंसिल कर रहे होते तो कहते हैं अल्लाह की इसमें कोई मसलहत होगी, लेकिन ये सरेंडर, ये कंप्लीट लेटिंग गो आसानी से नहीं आता. वो क्या चीजें जो आपकी मदद कर सकती हैं इस प्रोसेस में, खास तौर पर अगर कोई ऐसा शख्स हमें देख रहा है जिसका गम, जिसकी तकलीफ
तकलीफ अभी ताजा ताजा है। तायरा क्या कहेंगी अगर किसी को भी हाल ही में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है, आपका उसको क्या मशवरा होगा? बेसिकली मैं इसमें ये कहूंगी कि आपको सबसे पहले जो है इवेल्युएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिजेक्शन के बेसिस के ऊपर की गई हो। अगर वो रिजेक्शन जो है एक्चुअली ऐसी ही चीजें हैं कि जिसमें आपकी मे बी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से हो गया, आपने बाकी अपने आप को इतना अच्छा प्रॉपरली कैरी नहीं किया हुआ था जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपकी रिजेक्शन जो है बेस्ड ऑन वैलिड पॉइंट्स है तो फिर आपको अपने आप को इवेल्युएट करते हुए उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर आपकी रिजेक्शन जो बेस्ड ऑन योर सेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आपके फिजिक कैसी है, आपका रंग ढंग कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, आपके बाल कितने हैं, किस तरह से हैं, तो फिर मैं ये समझती हूँ वहां पे आपको अपने आप को खुद से अपने आप को काउंसिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बात मुझे कही गई है एक्चुअली ये मेरे बारे में नहीं है, अगले बंदे ने अपना ओपिनियन जो है वो शेयर किया है, इट्स नॉट अबाउट मी। अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज एक्चुअल फीडबैक एंड ओपिनियन, या दूसरी तरफ ये भी होता है प्रोजेक्शन। कई दफा लोग अपनी इनसिक्योरिटीज आपको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं एंड यू आर गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। फैसल, आपकी क्या एडवाइस होगी टू पीपल हु हैव रिसेंटली फेस्ड रिजेक्शन? अच्छा, और रिजेक्शन इमीडिएट नहीं होती, कई दफा हम ये भी देखते हैं, मिसाल के तौर पर एक बड़े अरसे के बाद आप एक इदारे से मुंसलिक हैं, यू वर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन और यू हैव बीन लेट गो बाय द कंपनी। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लो होता है क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है अगर कंपनी में राइट साइजिंग हो रही है, वहां पे लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से, तो आप हमेशा हर शख्स समझता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, मैं तो बहुत फाल हूं, इफ एनीबडी विल सर्वाइव इट, इट विल बी मी। लेकिन अगर आपको मौजूदा सूरत हाल में आपकी नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ रिजेक्शन, उस वक्त आप क्या करें? जी फैसल। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिद्रा, और मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास लातादाद एग्जांपल्स हैं, ये जो आपने बात की है कि लोग अपनी बिजनेस, जॉब या रिलेशनशिप्स में जब रिजेक्ट होते हैं तो व्हाट दे कैन डू, स्टार्टिंग विद द वेरी ब्राइटेस्ट, मोस्ट ब्राइटेस्ट एग्जांपल आई वुड से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी लोगों को तलकीन की, तबलीग की, और बहुत दफा उनको रिजेक्शन मिली, बहुत दफा लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये मैसेज था, हम सब के लिए एक एग्जांपल सेट की गई कि इफ यू बिलीव इन समथिंग कि दैट इज गुड इनसाइड आउट, तो आप उसको प्रीच करते रहे, आप उसको प्रैक्टिस करते रहे, एंड इवेंचुअली इट विल विन, और इवेंचुअली इट विल हैव एन इम्पैक्ट एंड इट विल इन्फ्लुएंस अदर पीपल, व्हिच इज सो राइट। आपको एक तरह से अपने आप को ग्राउंड करना है, अपने आप को कोई स्पिरिचुअल उस वक्त ग्राउंडिंग आपने अपने आप को देनी है, या वट एवर विल ब्रिंग यू जॉय। यानी कई लोगों को ये जॉय मिलता है जिम जाकर, बिकमिंग मोर एक्टिव या लर्निंग अ न्यू स्किल, आप अपने जहन को थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एंड आई थिंक इट विल बी अनफेयर अगर हम इस टॉपिक में इस बात को कवर ना करें। कोमल, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हु आर रिजेक्टिंग आर एक्चुअली वेरी स्केर्ड। आप खासतौर पे रिश्तों में देखें तो ऐसा लगता है कि यू हैव दीज फियर्स। अगर आपका पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है जिसमें आपको रिजेक्ट किया गया है, तो वो एक ऐसी छाप आपके अंदर छोड़ देता है कि यू हैव अ रिसीविंग ब्लॉक। तो आपके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी आता है, लेकिन आपको सिर्फ अपने माजी को याद करते हुए या फॉलोइंग बैक ऑन द प्रेसिडेंट्स दैट हैज बिन, आप इस चीज को यस नहीं कहते, एंड इट इज अनफेयर टू यू, इट इज अनफेयर टू द पर्सन, बट पीपल आर डूइंग इट आउट ऑफ फेयर। अगर ये पैटर्न किसी को अपने अंदर नजर आ रहा हो तो वो क्या करें? I think it would be unfair if we say that people should not do this or should not be in this situation, because in reality ऐसा होता है, and which is very natural. The thing that we can do, I feel, is कि हमें पता होना चाहिए, again coming back to reality क्या है, आज की present moment की reality क्या है, जो मैं अपने दिमाग में opinion लेके चल रही हूँ, क्या वो past में से आ रहा है, क्या वो past का reflection है, या वो मेरी present का fact है और वो actual मेरी reality है. So I think it has all got to do with having a good reality चेक। हमें हर पॉइंट पे ये पता होना चाहिए कि इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरी रियलिटी क्या है, एंड उसी रियलिटी में मेरे ख्याल में आइडेंटिफाइंग योर ओन पैटर्न्स। कई दफा आप देखें कि इफ यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम वन जॉब, यानी आपको साल भर के बाद निकाल दिया गया है और आपने ब्लेम किया कि जी ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत थी, बॉस बहुत गंदा था, बुरा था, रवैया खराब था, आप देखेंगे कि कई लोगों में ये हैबिट होती है कि ये पैटर्न रिक्रिएट कर रहे होते हैं, उनकी नौकरियां बदल रही होती हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस वही रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे कोमल? बिकॉज आपने अपने माइंड
को कंडीशन किया हुआ है ना कि यही चीज हो सकती है, मुझे इसी एक सिचुएशन का पता है, मुझे इसी एक पैटर्न का पता है, तो आई कांट थिंक आउटसाइड दिस, राइट? देन अगेन कमिंग बैक टू आपको रियलिटी चेक पता होना चाहिए कि ये जो मेरा पैटर्न था ये मेरे पास्ट का पैटर्न है, सो आई शुड नॉट बी कंटिन्यूइंग इट इन माई प्रेजेंट, और मुझे फ्यूचर में किसी और के लिए भी ये रेप्लिकेट नहीं करना और इसको चेंज करना है. तायरा, वेरी क्विकली टिप्स फ्रॉम यू. सम पीपल से दैट आई एम अनलकी इन लव और आई एम अनलकी इन फाइंडिंग अ गुड जॉब. ये जो लक वाला एलिमेंट है, इसका रिजेक्शन से क्या ताल्लुक होता है? बेसिकली दैट्स हाउ हमारे लिफ्टिंग में हम जैसे देखते हैं कि ये चीजें हमें नजर आती, क्योंकि हम हर चीज, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आपने पॉइंट आउट किया कि ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरी हुई है, ये अल्लाह की तरफ से हुआ, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए. So that's how we use luck in our common communication actually. जो हम डे टू डे कम्युनिकेशन करते हैं, हर वक्त हम जो चीजें कर रहे होते हैं, तो वो लक को इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट अपनी जिंदगी का बना लिया होता है. कोई भी चीज जब होती है तो हम उसको कहते हैं कि जी तुम्हारी खुशकिस्मती है या तुम्हारी बदकिस्मती है या ये तुम्हारे लिए लक है. सो ये एक्चुअली फेनोमेना ऑफ लक जो है वो ऑफकोर्स उसकी बहुत सारे बेसिक, उसकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप बुनियाद करते हुए अपनी मेहनत के साथ चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हैं. बट पुटिंग इट ऑलवेज ऑन टू द लक साइड, ये हमारा एक कॉमन, मैं समझती हूँ कि एक नोशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं और अब्यूज भी कर रहे हैं. हर चीज उसके ऊपर डाल देते हैं. जैसे एक तरह से ब्लेम है, एक तरह से अपने पैटर्न को आपने किस्मत का नाम दे दिया है कि भाई मेरी किस्मत में इसी तरह की सिचुएशंस होती हैं, नॉट रियलाइजिंग कि आप क्या अपना कंट्रीब्यूशन टू दैट सिचुएशन, दैट सर्कमस्टांसेस क्या है. आई थिंक दिस इज ऑल द टाइम वी हैड. थैंक यू सो मच ताहिरा, थैंक यू फैसल, थैंक यू कोमल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सब्जेक्ट. यू ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ डायमेंशंस एंड डेप्थ टू इट. और बाकी रिजेक्शन कई तरह की होती है, और हम जैसे कह रहे हैं ना, एक छोटे बच्चे को अगर आप किसी चीज से मना करते हैं, उसकी पसंद की टॉफी उसको नहीं देते, फॉर द चाइल्ड इट इज ऑल्सो रिजेक्शन. और आपको नहीं पता कि वो किस किस्म की छाप उसके जहन पे तोड़ रहा है. लेकिन जिस तरह बार बार कहा जाता है कि योर सर्कमस्टांसेस वर नॉट योर फॉल्ट बट योर हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो भी इस तरह की सिचुएशन है उससे अपने आप को खुद निकालिए, उसके लिए खुद काम कीजिए. एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो इंशाल्लाह ताला. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.